खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। आज पॉलिटिकली वो टीएमसी को ज्वाइन किए हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि वो भी गोरखा है और मेरे अंदर भी गोरखा का एक खून है, सो हम भले ही पॉलिटिकली अलग अलग दिखे लेकिन अंदर से एक है। अब टीएमसी को ज्वाइन करना विमल जी की और जीजीएम पार्टी की उनकी अपनी समझ और मजबूरी हो सकती है, इसका सही उत्तर तो वही देंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि अभी इलेक्शन में बहुत समय है, 7 महीने का समय है और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जो है फेरबदल भविष्य में भी देखने को मिल सकते हैं। और आज मुझे एक चीज का थोड़ा दुख है कि मैं हमेशा जीटीए को लोगों को कोसता था, उनको टोकता था सिर्फ इसलिए कि विनय जी और अनित थापा जी वो लोग ममता दीदी का साथ देते हैं और उसके कारण गोरखाओं का बहुत अहित और नुकसान हुआ है। लेकिन आज से मैंने ये तय किया है कि एटलीस्ट मैं अब जीटीए को कम से कम कभी नहीं कोसूंगा, क्योंकि ये मैंने देख लिया। मेरी पॉलिटिकल समझ बहुत थोड़ी है लेकिन मैंने देख लिया पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। आप और हम सब कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि विमल जी बीजेपी को छोड़ करके टीएमसी का साथ दे सकते हैं, ऐसा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन ये हुआ। और उसका कारण कहीं ना कहीं जो है जनता को ये बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी ने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज बीजेपी केंद्र में 6 साल से सत्ता में है और पिछले 5 साल के शासनकाल में क्या कुछ हुआ उसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है और मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सांसद बना 1.5 साल हुआ है और फरवरी तक यानी जून में मेरी शपथ हुई, फरवरी मुझे 7-8 महीने मिले और इस 7-8 महीने में सिलीगुड़ी हो, तराई हो, डूवर्स हो, दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, जितने हमारे मुद्दे चाहे वो गोरखा समाज के हैं, हमारे आदरणीय साथी भी मेरे साथ ही हैं, चाहे राजवंशी के विषय हो, चाहे आदिवासी के विषय हो, हम सब ने पूरे नॉर्थ बंगाल के सब सांसद खड़े होकर के संसद भवन में हमारे सारे मुद्दे हमने रखने का प्रयास किया है। और कहीं न कहीं मैं आज कम से कम छाती ठोक के ये कह सकता हूँ कि जितनी मेरी समझ थी, जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता था, उसके हिसाब से मैं अंदर से संतुष्ट हूँ कि मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। अब देखिए क्या है कि आज बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करती है। हम कभी नहीं सोच सकते थे 370 हट जाएगा, वो हटा। 500 साल से ज्यादा समय से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, उसका भी समाधान निकला। सीएए कानून लागू हुआ और उसके कारण बहुत सारे जो है प्रताड़ित लोगों को अभी जो है उनको नागरिकता देने का काम भी हो रहा है। लेबर रिफॉर्म से लेकर के यानी जो ऐसे विषय थे जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, बीजेपी उसके अंदर तक घुस करके और जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो सब पूरे किए। मैं अपनी जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, बीजेपी ने विशेष करके गोरखाओं के लिए जो 2 मुद्दे किए हैं, एक 11 जो एसटी जनजाति उनको एसटी का स्टेटस देना और दूसरा बात स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढना। और जनता में भी कहीं न कहीं ये एक उनके मन में एक प्रश्न है जो स्वाभाविक है कि हम किस कारण बीजेपी को वोट दें, आप हमें रीजंस बताइए। सो मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले मैं वो रीजन आपको ला करके दूंगा, वो कारण मैं आपको ला करके दूंगा जिसके बदौलत आप जो है बहुत आसानी से बड़े गर्व के साथ जो है बीजेपी को वोट दे सकते हैं। आप जो बात गोरखा और बीजेपी हमारा एक नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हम भी एकदम कट्टर देशभक्त होते हैं जो वीर की तरह अपने देश के लिए अपना खून बहाते हैं और सरहद पे हम लोग जो है दुश्मन के साथ जो है हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशन फर्स्ट के नारे से
यानी हमारे लिए देश सर्वोपरि उसके उस फिलोसफी पे जो काम करती है, सो एक हमारा और बीजेपी का एक नेचुरल अलायंस है, वो रहेगा। क्योंकि हमारा जो अलायंस है दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जनता के साथ है, वो कायम है। आने दिन में भी आप देखेंगे कि वो हमारा अलायंस जो है इसी तरह से रहेगा। और हम सबको ये जरूर दुख है कि विमल जी बीच रास्ते में हम सब छोड़ के गए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी चुनाव में बहुत समय, मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आने वाले समय में देखने को। आपको ये बात जो बताते हैं कि विमल गुरुंग को फिर बीजेपी के आने के लिए कोई संभावना की है? आपके बीजेपी को दौड़जा की विमल गुरुंग को लिए अभी तक खुला रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ऐसा चाहता हूं क्योंकि मैं खुद गोरखा हूं। मैंने देखा है 1.5 करोड़ हिंदुस्तानी गोरखाओं को जितनी जो जिस डिग्निटी के साथ जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो नहीं मिलती। और भाजपा ने गोरखाओं की पहचान बढ़ाने का काम किया है। आज कल गृह मंत्री जी भी मतलब गोरखाओं को लेकर के उन्होंने भी अच्छी बात बोली। उन्होंने ये तक भी कहा, जब विमल जी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा, विमल जी आज तक वो गोरखाओं के लिए लड़ते रहे और अभी भी वो गोरखाओं के लिए लड़ रहे हैं। मैं इस चीज को जो है अप्रिशिएट करूंगा, ये स्पष्ट गृह मंत्री जी ने कहा है। और देखिए, मैं चाहता हूं कि हम सब गोरखा भाई, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हम लोग ताल्लुकात रखते हो, मैं चाहता हूं हम सब गोरखा एक हों और हमारे मुद्दे एक जैसे हैं। देखिए, हमारी संस्कृति हमको बचाना है, हमारी भाषा हमारे को बचाना है, हमारी आइडेंटिटी का इश्यूज हमको सॉल्व करना है। और दार्जिलिंग, तराई और डूवर्स के अंदर में जो विकास नहीं हुआ है, 34 साल तक सीपीएम ने नहीं किया और 10 साल से टीएमसी ने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। और ये हमारे जो कॉमन से मुद्दे हैं, मुझे लगता है अगर हम एक होंगे, हमारी सोच और समझ एक होगी, मुझे लगता है हम आसानी से उसको होने के बाद दे रहा है। लेकिन विनोद तमांग जी अभी तक विमल जी को आने नहीं दे सकता है, उसको मिचिल जुलूस निकला है, उसको गो बैक स्लोगन दे रहा है। ये आप संसद बन के कैसे देखते हैं? गोरखा लोग बहुत सरल हृदय के होते हैं, बहुत इमोशनल, और कहीं ना कहीं आज हमारे लोग टीएमसी की चातुकारी और उनका जो डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम है, उसको हम आज भी समझ नहीं पा रहे। आप मुझे एक बात बताइए, आज विमल जी ने टीएमसी ज्वाइन किया और वो कलकत्ता में है, और टीएमसी की प्रशासन विनय तामांग जी को विमल जी के विरुद्ध में नारे लगाना और इस कोविड पैंडेमिक के समय में जुलूस निकालने की इजाजत दे रही है, और वो टीएमसी ही करवा रही है। मेरे पास वो सारी रिपोर्ट है, सारी खबरें हैं। सो ये डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला टीएमसी का आज का नहीं, बहुत पुराना है। 2013 में अलग अलग बोर्ड में बांट दिया गया और आज भी पॉलिटिकल डिवाइड करके किसी तरह जो है मतलब वो फायदा उठाना चाहती है। मैं टीएमसी से कहता हूँ, अच्छी बात है, आपने विमल जी को शरण दिया है और उसके कारण एक अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि जो विस्थापित लोग, मैंने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होने का कारण मैं उसमें सफल नहीं हुआ। मैं ये चीज मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, और मैं टीएमसी से ये कहना चाहता हूँ, आपने जो वादे और आपने जो कुछ भी विमल जी को प्रॉमिस किया है, मैं चाहता हूं आप उसको जल्द से जल्द पूरा करो। और हमारे सारे विस्थापित भाई और विमल जी, मैं चाहता हूं बाहर जल्द से जल्द विमल गुरुङले टीएमसी जोइन गरेर आफ्नो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा त बेच्यो कि अब फर्दर बीजेपी को मुद्दा पनि गोर्खाल्यान्ड हुनेछ? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बताने चाह रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मैं अभी उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं देखिए बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं और बीजेपी पार्टी ने मुझे सांसद बनाया है और मैं गोरखाओं के बीच में रहता हूं। मैं चाहता हूं जो गोरखाओं के मुद्दे हैं उसको मैं मरने नहीं दूंगा। और मैंने आपको पहले भी बताई, इसी चुनाव से पहले मैं आपको वो कारण दूंगा, मैं आपको वो रीजन दूंगा जिसके कारण बड़े गर्व के साथ हम बीजेपी को वोट देंगे। कल नवान्नों में मुख्यमंत्री के साथ बैठक, अमित थापा उसके साथ मीटिंग किस नजरिए से आप देख रहे हैं? ताकि बार-बार चुनाव के टाइम उसको निराश किया जाए, ऐसा तो नहीं है। देखिए, मैं तो 1.5 साल से तो देख ही रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ पूछते हैं बीपीएस क्या है, 11 जाति क्या है, मैं हर बात तो बताता हूँ। सो हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, ये टीएमसी के लिए जरूर जो है उनका एजेंडा है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि आप देखिए ना, हमने विमल जी के लिए कितना कोशिश किया उनको निकालने के लिए।
लेकिन कभी वो बोलते थे नेपाल में है, कभी बोलते हैं विदेश में है, कभी उनके पीछे आईबी लगा देते थे, कभी उनके पीछे सीआईडी लगा देते थे। यानी वो तमाम कारण और उन्होंने जो है वो सब हथकंडे अपनाए जिसके कारण उनको प्रताड़ित किया जाए। ये तो टीएमसी ने किया है। और आज अगर वो विस्थापित है, क्या बीजेपी के कारण है? नहीं है, वो टीएमसी के कारण है। सो मैं देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे तो कहीं भी मतलब बीजेपी कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि उसकी कोई गलती है। और बीजेपी ने हमेशा गोरखाओं का साथ दिया है, हमारे इस क्षेत्र के लोगों का साथ दिया है। वो कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। ये बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। क्या इतनी साल बाद में फिर क्यों गोरखालैंड का डिमांड उसको मत? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2019 का मैनिफेस्टो देखिए। गोरखाओं की हमेशा से ये मांग रही है गोरखालैंड हो। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है 2019 में हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, समय आएगा, आपको भी पता चलेगा। सर, 99 में 3 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अमित थापा और विनय तामंग की बैठक हुई है, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अब ये जो बैठक हुई है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ममता दीदी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रही है। विमल जी के साथ अलग बैठक कर रही है, विनय जी और अनित थापा जी के साथ अलग बैठक कर रही है और ये विभाजन करना चाहती है। आप देखिए, 2013 के बाद उन्होंने 16 बोर्ड बना करके गोरखाओं को अलग अलग जाति में बांटने का काम किया, वो सफल नहीं हुई। अभी विनय और अनित थापा जी की एक टीम और विमल जी की एक टीम बना करके इनको आपस में लड़ा करके जो है वो अपनी चुनावी रोटी सेकना चाहती है। लेकिन मैं बीच का रास्ता अपना रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सब गोरखा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं उनका प्रतिनिधि कर रहा हूँ। उनके सांसद होने के नाते मैं गोरखाओं का सिर झुकने नहीं दूंगा और इनके जो हथकंडे हैं उसको सफल होने नहीं दूंगा। ये गीता महाजन के नक्सलबारी में ये ट्राइबल जो लेडी थी उनको नौकरी दे दिया स्टेट गवर्नमेंट से। उन लोग के आरोप लगाया ये अमित शाह जी 2017 में आया था, उसके घर में गया था, भोजन भी किया था, लेकिन बीजेपी साथ नहीं दिया। दो बातें हैं, एक तो बीजेपी के नेताओं की सिलीगुड़ी में और दार्जिलिंग में, कुछ बिहार में, जलपाईगुड़ी में डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि ये पता चल गया है कोई भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी के भी घर में जाएगा, टीएमसी अगले दिन जाकर के उसको नौकरी दे देगी। तो लोगों के फोन आ रहे हैं, हमको बुलाया जा रहा है, आप आ जाओ जिससे हमको नौकरी मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिकरण करने की कोशिश है। गीता जी जैसे ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार के लोग हैं। मैं चाहता हूँ टीएमसी सरकार उन सबको भी नौकरी दे। हम आएंगे 21 में, ये तय है, 200 से ज्यादा सीट लेकर के, वो तो हम काम करेंगे। लेकिन अगर वास्तव में गरीब जनता के साथ टीएमसी खड़े दिखना चाहती है तो मैं चाहता हूँ गीता जैसे बाकी परिवार को भी नौकरी मिलनी चाहिए। आज देखिए, जो रिफ्यूजी आए उनको लैंड राइट दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं टीएमसी और ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ, 10 साल तक आप कहाँ थी? ठीक चुनाव 6 महीने पहले आप ये घोषणा क्यों कर रही है? अगर आप ये करती है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, आज चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक, सिंघोना बागान में काम करने वाली जनता, फॉरेस्ट लैंड विलेज में रहने वाले जनता और टीआई फंड में रहने वाले जनता, इन लोगों को पर्जा पट्टा क्यों नहीं मिलता? क्यों आप नॉर्थ बंगाल के साथ भेदभाव करते हो? क्यों आप सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहती हो? ये सवाल ममता दीदी को पूछना चाहिए। आप लोग जो है कभी टीएमसी को नेताओं के इतने कड़े सवाल नहीं पूछते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जाइए, उनसे पूछिए। अंत में मुझे ये खबर मिली कि हमारे गौतम दा जो है वो कोरोना पीड़ित हुए हैं। मैं उनकी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। बहुत धन्यवाद। वर्तमान कोरोनाको कारण नर्सिङ व्यावसायिक पाठ्यक्रममा बदलिँदो स्वरूप इच्छुक विद्यार्थीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। पहिलो पल्ट कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत उत्तर पूर्वी राज्यको निम्ति बेंगलोरको नर्सिङ कलेज एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनले सुनियोजित पठन पाठनदेखि 100% रोजगार प्राप्तको सूचना जारी गरेको छ। साथै सम्पर्क गर्न थप सुविधाको निम्ति कलेजको कार्यकारी प्रशासनिक समितिमा नेपाली पदाधिकारी छनौट गरिएको छ। विशेष पहाडी भेगका विद्यार्थीहरूको सुविधाको निम्ति तालिम अवधिमा नेपाली खाना र व्यवस्थित हस्टेलको व्यवस्था गरिएको छ। उपलब्ध रहेको कोर्सहरू जीएनएम, बीएससी नर्सिङ, 12औं श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले यी कोर्सहरू मध्य शुल्कमा गर्न सक्नेछन्।
पाठ्यक्रम लगायत यहाँ खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य साथै चाडपर्व जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना हुने गर्दछ। भारत सरकारद्वारा जारी रहेको नर्सिङ पाठ्यक्रमको पञ्चीकृत प्रक्रिया धमाधम चलिरहेको छ। झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस् रुथ एडुकेसनल रिफर्म नर्थ इस्ट कर्पोरेट अफिस, सिलगढी, चम्पासरी। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दसैँको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टीसहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।